श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि पहले जन्म लेने वाले या किसी जातक के बाद में जन्म लेने वाले उसके भाई या बहन का निर्धारण कैसे किया जाए कि उसके बाद होने वाले जातक का जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। आजकल यह प्रश्न एक बहुत विचारणीय प्रश्न बन जाता है, क्योंकि सीमित परिवार का कालखंड है। हर व्यक्ति सीमित परिवार रखना चाहता है और उसकी एक जिज्ञासा होती है एक बच्चे के जन्म के बाद कि उसके आगामी जो बच्चे का जन्म होगा वह स्त्री होगा या पुरुष होगा, यानी लड़का होगा या लड़की होगा। ऐसी जिज्ञासाएं बहुत आती हैं कमेंट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप पर भी, फ़ोन द्वारा भी। तो आज उसी बारे में विचार करेंगे। सैद्धांतिक आधार पर जो ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है वह अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन केवल जन्म कुंडली के आधार पर पूरी तरह से वह फलीभूत नहीं हो पाता है। तो वर्तमान के शोधकारों ने कुछ शोध किए उस बात पर और उनके आधार पर जो विचार किया, आज उसी को एक उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप सरलता से समझ सकें कि किसी जातक के बाद आने वाला उसका भाई होगा या बहन होगा, और उससे बड़ा उसके जन्मपत्री के बर्थ रेक्टिफिकेशन में भी सहायक होता है कि उससे जो बड़ा है वो उसका भाई है या बहन है। दीर्घायु है, अल्पायु है, उसका सुख उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन आज हम केवल इसी बात पर विचार करेंगे कि उसका जो कोबोन्स है, भाई या बहन है। तो पहले देखते हैं उन सिद्धांतों को जो सामान्य सिद्धांत हैं, और फिर एक जन्म कुंडली के आधार पर उसको उदाहरण के साथ देखेंगे। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि छोटे भाई बहन का विचार करने के लिए तृतीय भाव का विचार करते हैं, और बड़े भाई बहन का विचार करने के लिए 11वें भाव से विचार करते हैं। बड़े भाई का यानी 11वें भाव का कारक गुरु होता है। तृतीय भाव का कारक यानी छोटे भाई का कारक या छोटी बहन का कारक मंगल होता है। और भाई बहन के सुख दुख और भाई बहन की प्राप्ति या सुख के लिए देशकाल वर्ग कुंडली का विचार छोटे और बड़े भाई बहनों के आधार पर किया जाता है, उनके लिए किया जाता है। मंगल से तृतीय और तृतीय भाव के स्वामी का विचार भी करते हैं छोटे भाई बहन के लिए, और बड़े भाई बहन के लिए बृहस्पति से 11वें भाव के स्वामी का और 11वें भाव का भी विचार किया जाता है। इन भावों के स्वामियों का नीच राशि में बैठना सामान्य रूप से ज्योतिष ग्रंथों में जो विचार बताए गए हैं, यदि उनका राशि स्वामी या उस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठता है तो बहन के सुख का विचार किया जाता है। यदि वहाँ उच्च का कोई ग्रह बैठता है तो भाई के जन्म का विचार किया जाता है। यदि वहाँ पर पुरुष राशि या पुरुष ग्रहों का बाहुल्य होता है, प्रभाव अधिक होता है, तो जातक के बाद या जातक के पूर्व जन्म भाई का माना जाता है। यदि वहाँ पर स्त्री ग्रहों का और स्त्री राशियों का बाहुल्य होता है तो सामान्य रूप से कन्या का जन्म या बहन का जन्म माना जाता है। सूर्य, मंगल, गुरु और राहु, इनको पुरुष ग्रहों की गणना में लिया जाता है। चंद्र, शुक्र और केतु स्त्री ग्रह की गणना में लिए जाते हैं। बुध और शनि, क्योंकि इनको नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लिया जाता है, तो ये अपनी स्थिति के आधार पर निर्धारण करते हैं कि छोटे या बड़े भाई बहन पुरुष या स्त्री का लिंग में होंगे, किस जेंडर में होंगे। उनका विचार बुध और शनि का उनकी स्थिति और उनके दृष्टि के आधार पर किया जाता है कि उनके साथ ग्रह कौन बैठा है, उन पर किसकी दृष्टि है, वह किसकी राशि में है, वह पुरुष ग्रह है या स्त्री ग्रह है। तो ऐसे विचारों के आधार पर हम जन्म पत्रिका के आधार पर देखते हैं, जो पूरी तरह से संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाता है। तो इसमें वर्तमान के कई ज्योतिषकारों ने, कई शोधकारों ने इस पर शोध किया, विचार किया
और इसमें जन्म पत्रिका के साथ दृश्यकांड वर्ग कुंडली और नवांश वर्ग कुंडली को एक साथ मिलाकर देखा गया और उसमें कन्फर्म करने के लिए या उस मत को संतुष्टि प्रदान करने के लिए D27 सप्तविशांश का भी विचार किया गया और वह काफ़ी हद तक सफल पाया गया। तो इसका विचार है कि दृश्यकांड का जो तृतीय भाव का स्वामी है उसे छोटे भाई या छोटी बहन के लिए विचार करें। तो देखें कि जो दृश्यकांड का तृतीय भाव का स्वामी है वह नवांश में किसकी राशि में बैठा है और जो नवांश का स्वामी है दृश्यकांड के तृतीय भाव के स्वामी के नवांश का जो स्वामी है उसकी स्थिति पुनः दृश्यकांड में देखें तो वह हमें बता देता है कि छोटा जो जातक से छोटा होगा वह भाई होगा या बहन होगा, पुरुष होगा या स्त्री होगा। इसी तरह अपने से बड़े भाई बहन के लिए जिसका जन्म जातक से पहले हो चुका हो उसका विचार भी कर सकते हैं और यह बर्थ रेक्टिफिकेशन में एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है कि जो 11वां भाव होता है दृश्यकांड का उसके स्वामी को नवांश में देखें, जो उसका नवांश स्वामी है उसकी स्थिति पुनः दृश्यकांड में देखें तो वह बड़े भाई या बहन के जेंडर का निर्धारण कर देता है। क्योंकि बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो हमें ज्ञात है और इस बात को जानने के लिए परखने के लिए वह एक सरल सिद्धांत होता है। अब यदि ये पुरुष राशि में हो दृश्यकांड वर्ग कुंडली में, यदि ये ग्रह पुरुष राशि में हो तो भाई होगा, स्त्री राशि में हो तो बहन होगी। यहाँ पर पुरुष और स्त्री राशियों में थोड़ा सा अंतर है। सामान्य रूप से सम राशियाँ स्त्री राशियाँ होती हैं और विषम राशियाँ पुरुष राशियाँ होती हैं, लेकिन दृश्यकांड में देखने वाले इस सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन है, मामूली सा परिवर्तन है, क्योंकि इसमें चंद्रमा की राशि को पुरुष राशि माना गया है, बुध और शनि की राशियों को स्त्री राशि ही माना गया है। इस तरह से मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों को पुरुष के लिए विचार करें, पुरुष राशि के रूप में विचार करें और स्त्री के लिए या कन्या के जन्म के लिए वृष राशि, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशि का विचार करें। यदि वह नवांश स्वामी जो दृश्यकांड के तृतीय या एकादश भाव का नवांश स्वामी होता है वह वक्री हो जाता है तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। पुरुष होकर भी वह कन्या का जन्म दे सकता है और स्त्री ग्रह होकर भी या स्त्री राशि में होकर भी वह पुरुष का जन्म यानी भाई का जन्म दे सकता है। तो इस बात को भी विचार करना चाहिए। आगे एक जन्म पत्रिका के आधार पर देखेंगे दृश्यकांड नवांश के साथ और सप्तविशांश के साथ कि किस प्रकार से सामान्य सूत्रों की अपेक्षा ये सूत्र अधिक प्रभावी होते हैं। आपके सामने एक उदाहरण कुंडली प्रस्तुत है जिसमें लग्न चक्र, दृश्यकांड चक्र और नवांश चक्र आपके सम्मुख हैं। तो यहाँ पर हम पहले जन्म पत्रिका में देखते हैं तृतीय शुक्र है, सम राशि में नीच राशि में बैठा हुआ है जो इसके बाद होने वाले बच्चे में कन्या के जन्म का संकेत देता है, जबकि एकादशेश अष्टम भाव में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, पुरुष राशि में बैठा है तो बड़े भाई के जन्म का संकेत देता है। अब यहाँ मंगल से तृतीय देखें तो मंगल से तृतीय पुनः शनि आता है जो उच्च राशि में तुला राशि में बैठा है, पुरुष राशि में बैठा है जो भाई का संकेत देता है। यानी कि तृतीयेश कन्या का संकेत देता है, बहन का संकेत देता है और मंगल से जो तृतीयेश है वह भाई का संकेत देता है। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास होता है। अब गुरु से 11वां देखें तो गुरु से 11वें में नीच राशि का शुक्र बैठा है जो कन्या का संकेत देता है यानी बड़ी बहन का संकेत देता है, जबकि एकादशेश पुरुष राशि में उच्च राशि में होकर भाई का संकेत देता है। यहाँ भी एक विरोधाभास होता है। हम दृश्यकांड में देखते हैं तो दृश्यकांड में तृतीय भाव का स्वामी शनि होता है जो
अपनी ही मूल त्रिकोण में बैठकर भाई के जन्म का संकेत देता है, लेकिन कारक मंगल नीच राशि में होता है जो बहन के जन्म का सूचक होता है। इसी प्रकार बड़े भाई के लिए देखें तो 11वें भाव का स्वामी बुध सिंह राशि में विराजमान है, यानी इससे पहले बड़े भाई का जन्म होना चाहिए। शनि को देखें तो शनि भी वहाँ पर भाई के जन्म का संकेत देता है, लेकिन कारक की स्थिति देखें तो गुरु क्योंकि पुरुष राशि में है तो बड़ा भाई पुरुष होना चाहिए, यानी भाई होना चाहिए। और बाद में जन्म लेने वाला जातक क्योंकि मंगल छोटे भाई बहन का कारक होता है, नीच राशि में है, तो बहन का जन्म होना चाहिए। अब जो सिद्धांत आपको बताया है उसके आधार पर देखिए, यहाँ पर बड़े भाई के लिए देखें तो क्योंकि बुध बड़े भाई का स्वामी बनता है, 11वें भाव का स्वामी बनता है, जो नवांश में अपने ही नवांश में गुरु के साथ बैठता है, मिथुन नवांश में बैठता है, यानी नवांश का स्वामी भी बुध हो जाता है। और बुध को जब हम देखते हैं तो वह सिंह राशि में बैठता है, सूर्य की राशि में बैठता है। निश्चित रूप से इस जातक का जो पूर्व का जातक है वह इसका भाई है, इसके पहले इसके भाई का ही जन्म हुआ था। और छोटे भाई के लिए देखें तो छोटे भाई का स्वामी यहाँ शनि बनता है दृश कांड वर्ग में। शनि की स्थिति देखें तो मीन नवांश में गुरु के नवांश में बैठता है, और गुरु की स्थिति देखें तो हम दृश कांड में तो गुरु यहाँ पर अपनी ही मूल त्रिकोण धनु राशि में विराजमान है, जो पुनः छोटे भाई के रूप में पुरुष जातक का संकेत देता है। और इस जातक के बड़े भी भाई हैं और छोटे भी भाई हैं, ये दो भाइयों के बीच में बीच का भाई है। इससे पहले भी भाई का जन्म हुआ जो अल्पकालिक आयु का भोग किया, और बाद में भी भाई का जन्म हुआ। इसको देखते हैं अब सप्तविशांश से कि उस भाई का सुख या बहन का सुख जातक को अल्पकालिक रहेगा या दीर्घकालिक रहेगा, और वहाँ से भी हम जेंडर का निर्धारण देख सकते हैं, उसको कन्फर्म कर सकते हैं। क्योंकि D27 भी 3 × 9 यानी दृश कांड का नवमांश होता है, और नवमांश किसी भी वर्ग कुंडली के लिए या जन्म कुंडली के लिए एक उसकी आत्मा के सदृश काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटे भाई का स्वामी सप्तविशांश में बुध बनता है, जो पुरुष ग्रह के साथ उसी की मूल त्रिकोण में बैठा है, यानी कि इस जातक के बाद भाई का जन्म होना चाहिए। और बड़े भाई के लिए देखें तो बड़े भाई का स्वामी शुक्र बनता है, जो शनि की पुरुष राशि में आता है। अब यहां पर एक संकेत और देखिए कि यदि कारक और भावेश D27 में त्रिक भाव में जाते हैं तो उस जातक से बड़े भाई बहन से या छोटे भाई बहन से जातक को सुख नहीं मिलेगा। वो आयु के कारण हो सकता है, दूरी के कारण हो सकता है, मतभेद के कारण हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए बड़े भाई का जो स्वामी बनता है वो अष्टम में गया है, और बड़े भाई का कारक गुरु छठवें भाव में गया है। तो इस जातक के बड़े भाई अल्पकाल में ही ईश्वर को प्रिय हो गए थे। छोटे भाई के लिए देखें तो छोटे भाई का स्वामी त्रिक में जरूर है, लेकिन अपनी राशि स्वामी के साथ है। और वहाँ पर हम जब मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल भी अपनी मित्र राशि में बैठकर अपने भाव को देखता है, और वहाँ पर भी मंगल अपनी राशि स्वामी से या वर्ग स्वामी से एक परिवर्तन करता है, तो जो छोटे भाई को दीर्घायु या छोटे भाई से सुख प्राप्त होने का सूचक बनता है। तो इस तरह से हम किसी भी जातक के छोटे या बड़े भाई या बहन के जेंडर का निर्धारण कर सकते हैं बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से। कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो सहायक होते हैं, इस तरह ग्रह का वक्री होना, नीच होना, अस्त होना, लेकिन जो सामान्य सूत्र हैं उनको आप अभ्यास में करेंगे तो आप जान पाएंगे कि जातक के बाद आगामी होने वाले जातक का जेंडर क्या होगा। क्योंकि पूर्व का जेंडर हमें ज्ञात होता है, उसके आधार पर हम जन्म की रेक्टिफिकेशन को भी देख सकते हैं, विशेषकर तब जब हमारी लगन की डिग्रियां 0 अंश के आसपास हों, 10 अंश के आसपास हों या 20 अंश के आसपास हों, जहाँ पर
द्वेष कारण का परिवर्तन होने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस तरह से हम आगामी होने वाले जातक के बाद जो भाई होगा या बहन होगा उसका ज्ञान कर सकते हैं, और जो पूर्व में उससे भाई बहन हुआ है उसके आधार पर बर्थ का रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।